सरफेस को चुनो, फील्ड्स को समझो और गॉस से दुनिया को नाप लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? The total number of electric lines of force passing perpendicular through the surface is called electric flux। एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्या हो रही है, पास हो रही है इस तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, बट हमें ऐसी लाइंस को काउंट करना है जो फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री का, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दी सरफेस। मतलब 90 डिग्री के एंगल पे वो उसमें से पास हो रही है। ठीक है, सपोज करिए कि जो इसमें से 90 डिग्री पे नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही है, सपोज करिए 3 है। ठीक है ना, तो 3 जो लाइंस है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइंस जो होती है जो परपेंडिकुलर पास हो रही है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो फाई होता है वो नंबर ऑफ लाइंस है, दैट इज 1 2 3 4। तो जो इसका आंसर आएगा क्वेश्चंस में भी वो नंबर ऑफ नंबर्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, दैट इज ये जो क्वांटिटी है फ्लक्स, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, फ्लक्स को जब भी आपको कैलकुलेट करना है पूरे सरफेस के लिए एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते तो पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते, देन उसको ऐड करते, तब टोटल वर्क डन आता है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल फ्लक्स कभी भी नहीं आएगा, पहले हमें स्मॉल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। स्मॉल सरफेस के लिए हम एक छोटा सा सरफेस हम कंसीडर करेंगे इस तरीके से, लेट द सरफेस इज इक्वल्स टू ds के। ठीक है ना, यहाँ सरफेस के लिए एरिया ऑफ सरफेस को हम ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो इंटेंसिटी है यहाँ पे, इंटेंसिटी E, उसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है, पहले स्मॉल अमाउंट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एंड देन उसको ऐड करते जाएंगे, तब जाके वो टोटल अमाउंट ऑफ आएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे देना है कि ऐसा कंपलसरी नहीं कि सरफेस का कोई एक पर्टिकुलर शेप होगा, सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें कि ये एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस का टोटल सरफेस एरिया जो किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, लेट द स्मॉल एरिया इज इक्वल्स टू ds के। ठीक है, इंटेंसिटी अगर हम देखें तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो ये है यहाँ पे। ठीक है, एरिया वेक्टर आपने 11th क्लास में डिस्कस किया था वेक्टर वाले टॉपिक में, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है ds, उसका डायरेक्शन जो है वो ये जा रहा है, एंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू थीटा। दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किसके इक्वल है, थीटा के। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इंटू ds cos थीटा के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये कंसेप्ट आ रहा होगा कि ये फॉर्मूले में ds cos थीटा कहां से आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये E इस डायरेक्शन में और ds का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन ये, और दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा के। ठीक है, अब आप देखेंगे, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ही बात की थी कि इफ टू वेक्टर आर एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन तो हम उसे क्या करते हैं, टू पार्ट्स में, टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो E और ds का डायरेक्शन आप देख रहे हो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो ds जो है, एरिया वेक्टर जो है, इसको हम टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हमने आपको बताया था ds साइन थीटा होता है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ds cos थीटा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि E और ds cos थीटा का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में फ्लक्स जो है वो आया है फाई इज इक्वल्स टू E इंटू ds cos थीटा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमने यहाँ पे फ्लक्स निकाला वो किसके लिए निकाला है, स्मॉल एरिया के लिए, तो फ्लक्स की वैल्यू भी स्मॉल रहेगी और इट इज डिनोटेड बाय d फाई, दैट इज d फाई इज इक्वल्स टू E इंटू ds cos थीटा के। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको टोटल सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है तो टोटल सरफेस टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई के।
कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में हम देखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज होता है एंड इसको इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बुक में आप देखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन एस भी बोला जाता है इसको, लेंथ इनटू ब्रेथ। लीनियर वाले में लेंथ होता है, तो लीनियर इंटीग्रेशन जो होता है उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन होता है उसके लिए 2 लाइंस यूज करते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी आएगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में यहाँ पे 3 लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो जो इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ सरफेस को कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन किसको कर रहे हैं, डी फाई को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई के, ठीक है। देन फाई इज इक्वल्स टू डी फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन एस डी फाई का वैल्यू कितना है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा के। तो स्टूडेंट्स ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल अपने माइंड में याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस कॉस थीटा के, वेयर थीटा मीन्स व्हाट, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा एंगल है बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस कॉस थीटा के। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका फॉर्मूले की बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस कॉस थीटा के, वेयर थीटा मींस व्हाट, एंगल के, ठीक है। अब इसी में अगर हम कंडीशन अप्लाई करें, अभी हमने स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास फ्लक्स का, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस कॉस थीटा के, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, एंगल चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 के, तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इस केस में फ्लक्स जो हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ थीटा था, थीटा की जगह हमने 90 पुट कर दिया, तो फ्लक्स फाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 की हो जाएगी, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 वाला कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम यूज करेंगे इसका। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा 0 का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था कि जब भी फ्लक्स निकालते हैं तो एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। तो सपोज करो ये स्मॉल एरिया, इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये जा रहा है, ठीक है, और डीएस का भी डायरेक्शन जो है वही होना चाहिए जो इंटेंसिटी का, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, दोनों लाइनें एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। और बिल्कुल याद रखिएगा फॉर स्पेरिकल बॉडी, जहां भी हम स्पेरिकल बॉडी की बात करेंगे उस केस में E और ds दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम रहता है, बिकॉज रेडियस जो रहता है वो हमेशा सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो E और ds का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है, तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी, 0 डिग्री के। तो बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट याद रखिए, आज के बाद जहां भी स्पेरिकल बॉडी अगर आपको दिख रही है तो वहां पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे फ्लक्स के केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, और cos 0 1 होगा, तो आपको मालूम है 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है cos में, तो इस केस में फ्लक्स भी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एस ई इंटू ds के, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। जहां भी स्पेरिकल बॉडी आपको दिख रही है उस केस में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखिए कि थीटा 0 हो जाएगा, एंड थीटा 0 होने से यहाँ पे फ्लक्स जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स मैक्सिमम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस ई इंटू ds के, ठीक है। तो ये दोनों केसेस थे जो बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे इसको हम इस तरीके से, अभी हमने फ्लक्स का एक डेफिनेशन क्या देखा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इस टाइम में भी, इस केस में भी हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो डी फाई या फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस ई इंटू ds के, ठीक है। इसके आगे अगर हम और देखें इसमें, तो यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो स्टूडेंट्स अभी हमने फॉर्मूला निकाला, क्या आया था, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस
E इंटू ds के, ठीक है ना। वेयर E मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम के। तो इंटेंसिटी का यूनिट यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और ds मीन्स व्हाट, एरिया। और एरिया अगर हम ले तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर के। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई सिस्टम अगर हम बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एमसीक्यूज वगैरह में, यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स में। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम के, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स अगर हमें पूछा जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, तो स्टूडेंट्स आपके सामने यूनिट लिखी हुई है, बेसिक यूनिट है। इसी से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। न्यूटन मींस फोर्स है, तो फोर्स की अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला बात करें तो होता है mlt -2, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन c फॉर कूलम। चार्ज की यूनिट है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80। तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 80 के, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा m, ये l की पावर 1 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा ml3, ठीक है। इस t की पावर 1 थी, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो -2 और -1 मिलके हो जाएगा mlt-3। और a की पावर 1 है, इसको भी हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर -1 के। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ml3 t-3 a-1 के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिए, 4-5 पॉइंट है, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल माइंड में याद रखिएगा। नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फाई का फॉर्मूले की बात करें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है सी इंटू ds cos थीटा। कभी इकट्ठा नहीं आएगा, पहले स्मॉल अमाउंट निकालना है फिर उसको ऐड करना है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई इंटू ds cos थीटा के। यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml3 t-3 a-1 के, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पे ही अब हमें गॉस लॉ को डिराइव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस लॉ एंड उसके एप्लीकेशन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। ये जो एक लाइन लिखी है ना, इसको अगर हम वन वर्ड में अगर आपसे बोला जाए कि वन वर्ड में आंसर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू दी सरफेस। तो अभी जस्ट बात की, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई से, ठीक है। इज इक्वल टू दी, इक्वल का साइन लगा दिया, इक्वल टू दी द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस, ठीक है ना। कितने टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। 1/ε0 टाइम्स, नॉट का मतलब होता है 1/ε0 टाइम्स। टाइम्स के लिए क्या यूज करेंगे, इनटू किसके, टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस, दैट इज Q। जो टोटल चार्ज है उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। ये होता है गॉस लॉ, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0, ठीक है। तो गॉस लॉ आते से ही ये फॉर्मूला आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना है, फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। ε0 हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था। ε0 जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमने बताई थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0, ये हमको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स एक सरफेस है, सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है गॉस लॉ को, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो हमने ले लिया, सपोज करिए सेंटर इज इक्वल्स टू O। इस O पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, तो चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है। ये जो इससे R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R, दैट इज ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, R डिस्टेंस पे, ठीक है। एक पॉइंट कंसीडर किया है हमने P, ठीक है। सबसे पहले हम P पे इंटेंसिटी निकालेंगे, देन उसके बाद उसको गॉस लॉ को हमें डिराइव करना है, ठीक है। गॉस लॉ को डिराइव करना है, फ्लक्स की बात हो रही है। फ्लक्स कभी भी इकट्ठा कैलकुलेट नहीं होता, पहले अभी हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया जो है वो यहाँ पे कितना है, S है, ठीक है।
हमने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया इज इक्वल्स टू ds के। स्मॉल एरिया इज इक्वल्स टू ds। स्मॉल एरिया जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ds के। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एरिया ds है, अभी हमने बात की प्रीवियस टॉपिक में कि जब भी स्पेरिकल बॉडी की बात होती है तो E और ds दोनों का डायरेक्शन जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इंटेंसिटी का भी जो डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा और ds भी जो रहेगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के। थीटा इज इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट ओ पे क्यू चार्ज है, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है। इसका जो रेडियस है वो आर है, एक पॉइंट कंसीडर किया है पी है, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल एरिया ds है और ई और ds दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। दैट इज थीटा की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पी पे बाय कूलम्स लॉ, पॉइंट पी पे इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, हमें पी पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो इंटेंसिटी अगर हम निकालें तो इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, r है। पॉइंट P पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो OP का डिस्टेंस हमारे पास r गिवन है, तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, अब हमें इसमें फ्लक्स की बात करनी है, फ्लक्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई। ओके, डी फाई क्यों लिया, बिकॉज हम स्मॉल एरिया की बात करेंगे, कभी भी इकट्ठा फ्लक्स नहीं आना है, पहले स्मॉल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, उसका फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो डी फाई का फॉर्मूला अभी हमने देखा, डी फाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, ई इंटू डी एस। कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा इस केस में, बिकॉज डायग्राम कैसा है, स्पेरिकल बॉडी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर स्पेरिकल बॉडी थीटा इज इक्वल्स टू 0, cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एस हो गया। ये जो ई की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस के। ठीक है, तो ये जो आया ये तो फ्लक्स आया किसके लिए, स्मॉल एरिया ds के लिए। बट हमें तो टोटल फ्लक्स की बात करनी है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो टोटल फ्लक्स, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई कैसे निकालेंगे, अभी हमने बात किया था इंटीग्रेशन एस डी फाई के। जितने भी डी फाई ये स्मॉल एरिया जितने भी लिए सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड से उसको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन एस डी फाई के। डी फाई का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस के। ठीक है, अब मैथ्स में आपको मालूम है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यू मींस व्हाट, चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था फर्स्ट वाले वीडियो में। तो क्यू भी जो है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। आर मींस रेडियस भी कांस्टेंट होता है। तो ये जो ऑल वैल्यूज है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो जो इंटीग्रेशन होगा वो ओनली काय का होगा, ds का होगा। ठीक है ना, तो फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एस इंटू ds के। ठीक है, अब ds मीन्स व्हाट, ds यहाँ पे क्या है, तो ds एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब ds स्मॉल है, इसे हम छोटे छोटे कई सारे एरियाज को अगर हम कंसीडर करें तो ये क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। ठीक है, और एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास है, अगर सारे ds को अगर हम ऐड कर दे तो आप देखेंगे कि क्या बन रहा है, एक स्फेरिकल बॉडी बन रही है। स्फेरिकल पार्ट का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ds जितने भी एरिया वाले पार्ट है उनको अगर हमने ऐड किया तो क्या बन गया, एक स्फेरिकल पार्ट बन गया, और उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एस इंटू ds की जगह पे हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्यू है और नीचे एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और कॉल्ड गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing perpendicular through the surface, that is electric flux, is equals to 1 upon epsilon naught times the total charge present within that surface, that is phi is equals to q by epsilon naught के। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस लॉ, हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से इसको पूरे गॉस लॉ को डिराइव करना है, ठीक है। देन गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो एप्लीकेशन है यहाँ पे वो है डिराइव द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कूलम्स लॉ को हमको डिराइव करना है किससे, गॉस लॉ से। तो स्टूडेंट गॉस लॉ तो हमने पढ़ लिया आज की क्लास में, क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ हमने पहले वाले वीडियोस में बात की हुई है। कूलम्स लॉ क्या होता है, तो कूलम्स लॉ में हमने बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसके लिए हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट किया है, बट सेम फॉर्मूला हमको फिर से कैलकुलेट करना है, किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम से। तो यहां से हमें गॉस लॉ से इस फॉर्मूले को फिर से डिराइव करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे सेंटर O पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना, क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज रखेंगे तो चारों ओर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फील्ड डेवलप होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ रखनी, गॉस लॉ जो होता है ना वो एप्लीकेबल होता है क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस में गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्लोज सरफेस होना जरूरी है, और ये जो क्लोज सरफेस होता है इसको गाउसियन सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस। तो ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा है तो चारों ओर एक फील्ड डेवलप हो गया, बट फील्ड डेवलप हुआ तो क्लोज सरफेस हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि O को एज अ सेंटर लेके R रेडियस का हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, R रेडियस का एक स्फेरिकल पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। स्फीयर मतलब समझ में आ गया होगा, जैसे फुटबॉल होता है ना, तो चार्ज बीच में है और चारों तरफ फील्ड डेवलप हो रही है, ठीक है। तो एक स्फीयर ड्रॉ किया R रेडियस का, इस कॉल्ड गाउसियन सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस। और यहाँ पे इसके यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया है P, एंड सबसे पहले हम यहाँ पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, देन इसके बाद यहाँ पे गॉस लॉ से ये वाले फॉर्मूले को हमको क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले P के लिए हम कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन S E इंटू ds के, ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस किया था। थीटा क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, cos थीटा, बिकॉज स्पेरिकल बॉडी है। स्पेरिकल बॉडी के लिए बिल्कुल माइंड में याद रखिए कि थीटा की वैल्यू 0 होगी, cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन S E इंटू ds के, ठीक है। अभी आप देखेंगे फाई इज इक्वल्स टू E कॉमन आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन का साइन रहेगा वो ओनली काय में यूज होगा, ds में यूज होगा, ठीक है। अभी गॉस लॉ में भी हमने यूज किया था। ds मींस व्हाट, एरिया, स्मॉल एरिया कंसीडर किया था यहाँ पे कि एक सपोज करो कि एक स्मॉल एरिया कंसीडर है इस तरीके से, ठीक है। तो सारे एरिया, स्मॉल एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, स्पेरिकल बॉडी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन S E इंटू ds है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ds की अगर हम वैल्यू फाइंड करें, इंटीग्रेशन S इंटू ds, तो वो हमें कितना रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर के, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने फाई लिया, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है C इंटू ds, E कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लिया क्योंकि इंटीग्रेशन होगा किसका, ds का, स्मॉल एरिया का। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि सारे स्मॉल एरियाज जो उसको ऐड करेंगे तो टोटल स्पेरिकल बॉडी बनेगी, और एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन ds की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर मींस व्हाट, रेडियस, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, ठीक है। हमें इसको कहां से डिराइव करना है, गॉस थ्योरम से। और गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय
एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने डिराइव किया, इसको प्रूव किया था गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों का एलएचएस आप देख रहे हो सेम है, तो एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या है, ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू, और गॉस लॉ क्या बोल रहा है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस को भी हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम ई की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ई इज इक्वल्स टू, ये 4πr² इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4π। डायरेक्ट ही हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, ये 4π और ये एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने एक साथ लिख दिया, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्यू, और ये जो r² था वो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो r²। तो E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, किसकी हेल्प से, गॉस लॉ से। ये गॉस लॉ से हमने इसको यहाँ पे डिराइव किया हुआ, ठीक है। बट हमें इंटेंसिटी फाइंड नहीं करनी, हमें तो क्या फाइंड करना है, कूलम्स लॉ को डिराइव करना है, फोर्स के फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास मालूम है कि जो फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई के, फोर्स F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई के, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो Q चार्ज यहाँ पर है, और पॉइंट P पे हमें कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। अगर हमें कूलम्स लॉ को डिराइव करना है तो 2 चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, तो फर्स्ट चार्ज कैपिटल Q हो गया, P पे एक चार्ज हमने सपोज किया स्मॉल q, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, ई का इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो इस फॉर्मूले से F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई के, ये E का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू Q इंटू, और E का वैल्यू पुट करेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², ठीक है ना। तो टोटल फॉर्मूला अगर हम लिखे इसको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन r²। और स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला होता है, कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन r² के, एंड यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, न्यूटन। तो यहाँ पे यूनिट जो आएगी वो किसके इक्वल रहेगी, न्यूटन के, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा गॉस लॉ, और गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन जो था वो था कूलम्स लॉ को डिराइव करना है, वो हम इस तरीके से यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, इनफाइनाइट है, और इस इनफाइनाइट लेंथ के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी को फाइंड करना है बाय गॉस लॉ, ठीक है। तो अब ये एक वायर है और वायर में इनफाइनाइट लेंथ और गॉस लॉ से हमें डिराइव करना है। तो स्टूडेंट्स अभी बताए कि टोटल एक साथ कभी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, पहले स्मॉल पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन उसको ऐड करके टोटल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हमने सपोज किया कि L लेंथ का एक वायर हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक L लेंथ का एक वायर है, और उस वायर के चारों ओर हमने एक सरफेस ड्रॉ किया है। तो कोई भी अगर वायर इस तरीके का वायर है और उसमें अगर हम सरफेस बनाएंगे तो किस शेप में रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा। तो ये जो सरफेस जो सिलेंड्रिकल शेप में बना है इस कॉल्ड गाउसियन सरफेस, इसको हम क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस, जिसका रेडियस किसके इक्वल है, r के इक्वल है। लेंथ ऑफ गाउसियन सरफेस किसके इक्वल है, L के इक्वल है, ठीक है। तो L लेंथ हो गया, R इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें d फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s e इंटू डी एस के हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि d फाई इज इक्वल्स टू, ई कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन s इंटू डी एस के। d फाई इज इक्वल्स टू e, जितने भी स्मॉल एरिया को ऐड करेंगे। तो अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन हमने क्या देखा था, स्पेरिकल बॉडी थी, तो स्पेरिकल बॉडी के लिए एरिया कितना होता है, 4πr², ठीक है ना। यहाँ पे
ये जो गाउसियन सरफेस है उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस होता है वो होता है 2πRL, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन s इंटू ds जो है, इंटीग्रेशन s इंटू ds जो है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2πRL के, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा e इंटू 2πRL के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले वाले क्वेश्चन में स्फेरिकल बॉडी था इसलिए वहां पे 4πr² आया था, इस वाले में सिलेंड्रिकल बॉडी इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2πRL। तो d फाई इज इक्वल्स टू e इंटू 2πRL। d फाई नहीं आएगा, जब हमने टोटल के लिए हम बात करेंगे तो टोटल के लिए जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन यूज हो गया तो फाई इज इक्वल्स टू e इंटू 2πRL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हो जाएगा, ठीक है। गॉस लॉ से हमको डिराइव करना है इसको, तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और वो ये था कि जो चार्ज है वो Q है, और जो वायर की लेंथ हमें गिवन है वो कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। तो जो हम चार्ज इस वायर पे देंगे, कंडक्टर पे देंगे, तो वो जो चार्ज है वो पूरे इनफाइनाइट लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे आप देखोगे कि जो Q चार्ज पे जो लेंथ है वो कितनी थी, टोटल लेंथ अगर हम देखें तो टोटल लेंथ कितना है, यहाँ पे L है, टोटल लेंथ L है, L लेंथ पे चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो 1 पे कितना होगा, Q बाई L, 1 पे कितना होगा, Q बाई L, और 1 पे जो चार्ज होता है इसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन टाइप की डेंसिटीज होती है जो हम यूज करते हैं। नंबर 1 होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरा वाला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड नंबर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर वाली जो होती है वो लेंथ से रिलेटेड होती है, बीच वाला जो सरफेस है वो एरिया से रिलेटेड होगा, और ये वाला जो होता है वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वायर की। तो वायर में ओनली क्या होगा, लेंथ होगा। तो जब वायर में लेंथ होता है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ is called linear charge density and it is denoted by lambda, that is lambda is equals to Q by L के। तो यहाँ पे एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q by L के। लैम्डा क्या होता है, 1 लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, 1 पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है। अब पर यूनिट लेंथ है, और यहाँ पे ये जो गाउसियन सरफेस है उसकी लेंथ कितनी है, L है। तो इस L को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, Q इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू L के। तो यहाँ पे ये जो गॉस लॉ हमने लिखा फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q की जगह पे हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड के, ठीक है। तो दो इक्वेशंस हमारे सामने है। पहला है फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2πRL, सेकेंड इक्वेशन है फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का LHS सेम है तो RHS को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो दोनों के RHS को इक्वल करेंगे तो हमारे पास आएगा E इंटू 2πRL इज इक्वल्स टू, ठीक है। और इधर कितना है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इंटेंसिटी के लिए E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वाले जो टर्म्स है जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएंगे, इसको थोड़ा अरेंज करके डायरेक्टली लिखते हैं। तो 2π और ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो L था, इस वाले L से ये वाला L जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्डा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R के। तो एक और नया फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R के, एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम के, ठीक है। वेयर लैम्डा मीन्स व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई L के होता है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है। तो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R के। तो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन गॉस लॉ का। अब हम देखते हैं इसका थर्ड, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एप्लीकेशन है ये भी आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल लिखा है, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है होलो स्फेयर।
ठीक है, मेटालिक होलोस्फेयर है और उसके लिए हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और वो जो इंटेंसिटी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये होलोस्फेयर है, यहाँ पे होलोस्फेयर मतलब अंदर क्या होगा, एयर, ठीक है। और आपको भी मालूम है, हमने पहले वाले जो टॉपिक्स थे उसमें भी डिस्कस किया था कि जो चार्ज होता है वो अंदर नहीं रहता, वो कहाँ पे रहता है, ओनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एयर के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0। एयर और वैक्यूम में चार्ज कितना होता है, 0, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अंदर चार्ज नहीं है, जो चार्ज हम प्रोवाइड करेंगे वो इसके कहां पर रहेगा, सरफेस पर रहेगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि इसका सेंटर जो है वो किसके इक्वल है, ओ के इक्वल है, और इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक इज इक्वल टू आर, ठीक है। हमने इसको कितना चार्ज प्रोवाइड किया, क्यू चार्ज प्रोवाइड किया। तो क्यू चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के भी 3 तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से 3 मेथड होंगे, नंबर 1 ये हो सकता है कि जो पॉइंट पी जहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो आउटसाइड दी स्फीयर है, स्फीयर के बाहर है, इस तरीके से। तो जब स्फीयर के बाहर है तो ओ से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सपोज करिए इज इक्वल टू x के इक्वल हो गया। तो इस केस में आपको डायग्राम से ही कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जो x है इज ग्रेटर देन r के, x की वैल्यू r से ज्यादा है, r मींस रेडियस ऑफ स्फीयर और x जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। तो x की वैल्यू r से क्या है, ज्यादा है। तो पहले पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड द स्फीयर है। सेकेंड केस हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन द पॉइंट P लाई ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो आप देखेंगे कि x और r की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू r के। ये हमारा सेकंड केस रहेगा। थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट P जो है वो स्फीयर के अंदर आ जाए, इनसाइड द स्फीयर। तो जब इनसाइड द स्फीयर आएगा तो x की वैल्यू r से कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, x इज लेस देन r के। तो इस तरीके से हमें 3 केसेस में इंटेंसिटी को फाइंड करना है स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम देखते हैं, ये 2 केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस जो है व्हेन द पॉइंट P लाई आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, मतलब पॉइंट P जो इस स्फेरिकल शेल से कहां पर है, बाहर की तरफ है। और जब वो बाहर की तरफ होगा तो x इज ग्रेटर देन r, x की वैल्यू r से ज्यादा होगी, ठीक है। किसकी हेल्प से हमको कैलकुलेट करना है, गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या कहता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्लोज सरफेस के लिए। पॉइंट P पे क्लोज सरफेस है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले हमें वहां पे क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि O को एज अ सेंटर लेके x रेडियस का यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया इस तरीके से, ये एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो x रेडियस का जो स्फीयर ड्रॉ किया ना, इस कॉल्ड गाउसियन सरफेस। तो जो गॉस लॉ एप्लीकेबल होगी वो कहां पे लगाएंगे, गाउसियन सरफेस पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन द पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, x इज ग्रेटर देन r के, ठीक है। सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू वही मेथड है जो अभी हमने यूज किया, इंटीग्रेशन s e इंटू ds के। सेकेंड स्टेप अब तो याद हो गया होगा, e कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, e कॉमन आ गया तो इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल्स टू e कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन s इंटू ds के, ठीक है। इंटीग्रेशन s इंटू ds, अब ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ds मतलब स्मॉल एरिया। अच्छा, सारे स्मॉल एरिया को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, स्फेरिकल पार्ट बनेगा। कौन सा वाला, गाउसियन वाले की बात करनी, हम अंदर वाला यूज नहीं करेंगे जो कंडक्टर है। गॉस लॉ कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, गाउसियन सरफेस पे, तो इसकी बात कर रहे हैं। और इस गाउसियन सरफेस का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, दैट इज इंटीग्रेशन s इंटू ds जो होगा वो इक्वल होगा 4 पाई x स्क्वायर के। ये बिल्कुल याद रखिएगा, 4 पाई r स्क्वायर नहीं लेना है, r तो कंडक्टर जो स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेल है, उसका रेडियस है। गॉस लॉ हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, गाउसियन सरफेस पे, तो उसका रेडियस कितना है, x स्क्वायर के। तो इंटीग्रेशन s इंटू ds इज इक्वल टू 4 पाई x स्क्वायर के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन s इंटू ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का LHS सेम है, RHS को इक्वल कर दे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E इंटू
4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ये 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by x square के यूनिट ऑफ इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम के। ठीक है, तो ये पहला केस था जिसमें पॉइंट P जो था वो स्फेरिकल शेल के बाहर था। तो उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो ये E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon x square के इक्वल होगी। ठीक है, केस नंबर सेकेंड, when the point P lie on the spherical shell। ठीक है ना, तो जो भी चार्ज हमने दिया था वो सारा का सारा चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया? स्फेरिकल शेल पे। तो पॉइंट O है, यहां से यहां तक का रेडियस जो था वो R के इक्वल था। हमने कितना चार्ज प्रोवाइड किया? Q, वो पूरे स्फेरिकल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब जो पॉइंट P हमने कंसिडर किया है वो कहां पे किया है? इसी बॉडी के ऊपर किया हुआ है। ठीक है ना, दैट इज O से P का जो डिस्टेंस हमने कंसिडर किया इज इक्वल्स टू x। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस केस में x एंड r दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी, x इज इक्वल्स टू r के। ठीक है, तो ये वाला जो केस होता है व्हेन द पॉइंट P lie on the surface of sphere दैट इज x इज इक्वल्स टू r के। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो अभी हमने प्रीवियस वाले इसमें देखा था सेम मेथड रहती है, सब कुछ एज इट इज रहेगा। चेंज क्या हुआ है? चेंज केवल इतना हुआ है कि x और r की वैल्यू इक्वल हो गई है। तो जहां पे आपने x यूज किया था वहां पे उसकी जगह पे हम r भी यूज कर सकते हैं। r मीन्स रेडियस, तो रेडियस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो इस केस में इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या था प्रीवियस वाले इसमें? एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या आएगा? एक्स और आर की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम के। तो ये था सेकेंड केस जिसमें केवल आपको इतना चेंज करना है कि एक्स की जगह पे आर को पुट कर देना है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जो रहेगा केस नंबर 3, व्हेन द पॉइंट P lie inside the spherical shell। अब इस बार जो पॉइंट P जो है जहां पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो शेल के अंदर है। ठीक है ना, तो सपोज करिए कि ये सेंटर O हो गया, इस सेंटर O से ये जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू R दैट इज रेडियस। ठीक है, Q चार्ज हमने इसको प्रोवाइड किया है। कितना चार्ज प्रोवाइड किया? Q चार्ज प्रोवाइड किया। तो जब हम इसको Q चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि जब पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, ये सपोज करिए कि यहाँ पे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P आ गया। ठीक है, तो जब पॉइंट P को हम कंसिडर कर रहे हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल, और शेल कैसा है? होलो स्फीयर, अंदर पूरे में क्या है? एयर है। ठीक है, तो एयर में है तो गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो O से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सपोज करिए इज इक्वल्स टू x के। और इस केस में डायग्राम से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जो x है वो इज लेस देन r के। x की वैल्यू r से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, और गॉस लॉ अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमें एक गाउसियन सरफेस भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने x को रेडियस लेकर एक सरफेस ड्रॉ किया, इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे? गाउसियन सरफेस। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे इस केस में ये जो पॉइंट P है यहाँ पे हमको इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मेथड वही है जो अभी हमने वहां पे यूज किया था। सबसे पहले हम फाई निकालेंगे, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस के। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू ई कॉमन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन एस इंटू डी एस के। इंटीग्रेशन एस डी एस कैसी बॉडी है? स्फेरिकल बॉडी है, तो एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? गाउसियन सरफेस के लिए। गाउसियन का रेडियस क्या है? x है, तो इंटीग्रेशन s इंटू डी एस इज इक्वल्स टू 4 पाई एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखिएगा। आर स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, 4 पाई एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं? गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q मीन्स व्हाट? चार्ज।
जो हमने चार्ज प्रोवाइड किया है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये स्पेरिकल बॉडी है, होलोस्फेयर है। होलोस्फेयर मतलब अंदर पूरे में क्या है, एयर है, एयर में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये जो गाउसियन सरफेस है, ये जो रेड पॉइंट से हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, इस गाउसियन सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो एयर में चार्ज 0 होता है, तो गाउसियन सरफेस का चार्ज इस केस में कितना है, 0, बिकॉज चार्ज तो इस कंडक्टर के ऊपर है, अंदर चार्ज कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पे Q जो रहता है इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS सेम है, RHS को इक्वल कर दे तो हमारे पास आएगा E इंटू 4πx² इज इक्वल्स टू 0 के, बिकॉज इस वाले केस में फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस वाले केस से अगर हम इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये भी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स याद रखिए, होलोस्फेयर के अंदर चार्ज जब 0 होता है, होलोस्फेयर है, अंदर एयर और वैक्यूम है, तो जब चार्ज 0 होगा तो इंटेंसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 0 होती है। तो ये था गॉस लॉ, और गॉस लॉ के साथ साथ उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। फील्ड के गीत को समझो, फ्लक्स के राज को समझो, और गॉस से दुनिया को जीतो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो भी वीडियोस है वो आपको जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।